अक्सर जब किसी परीक्षा की बात होती है तो दिमाग में एक बहुत ही सीधा सा चित्र उभरता है। मतलब कुछ किताबें, रटे हुए जवाब, आधी रात तक जागना और एक तयशुदा सिलेबस। हाँ बिल्कुल, हम बस ये मान लेते हैं कि पेपर सिर्फ एक मेमोरी टेस्ट है ना, जहां बस ये देखा जाएगा कि किसने कितनी जानकारी रट ली है। बिल्कुल। लेकिन सोचिए, अगर कोई ऐसा दस्तावेज हो जो इस पूरी धारणा को ही जड़ से पलट दे। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से आया एक ऐसा ही बेहद महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। और ये कोई आम डॉक्यूमेंट नहीं है। जी, ये सब्जेक्ट कोड 301, जिसे हम इंग्लिश कोर के नाम से जानते हैं, उसका ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर है। और अगर इस ब्लूप्रिंट का गहराई से विश्लेषण किया जाए तो ये स्पष्ट होता है कि ये सिर्फ विषयों या अंकों की कोई साधारण सूची नहीं है। हाँ, मतलब ये कुछ और ही है। बिल्कुल, ये असल में एक बहुत ही गहरा इंसाइट देता है कि किसी छात्र के संज्ञानात्मक कौशल यानी कॉग्निटिव स्किल्स को किस तरह से परखा जा रहा है। ये एक साधारण टेस्ट नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन है। एकदम सही कहा। और आज का हमारा मिशन सिर्फ इस सिलेबस के पन्नों को पलटना नहीं है, बल्कि प्रेपरेशन स्ट्रैटेजीज और टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस के पीछे छिपे हुए विज्ञान को डिकोड करना है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। जी बिल्कुल। अगर इसे एक एनोलॉजी से समझा जाए तो ये ब्लूप्रिंट एक खजाने के नक्शे या किसी इमारत के लिए तैयार किए गए एक आर्किटेक्चरल स्ट्रेस टेस्ट की तरह है, जहां हर सवाल एक ऐसा पड़ाव है जो हमें मंजिल तक ले जाता है। अरे वाह, ये स्ट्रेस टेस्ट वाली एनोलॉजी बहुत सटीक है, क्योंकि बोर्ड ये नहीं देखना चाहता कि कितनी कहानियां याद की गई हैं। हाँ, रट्टा मारना तो यहाँ काम नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं। बोर्ड ये देखना चाहता है कि एक युवा दिमाग नई सूचनाओं को कैसे प्रोसेस करता है, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग कितनी है और उसकी अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन का ढांचा कितना मजबूत है। तो चलिए इस नक्शे के पहले हिस्से में प्रवेश करते हैं। ये वो जगह है जहां हमें अनजान रास्तों पर चलना है। हम बात कर रहे हैं यू अनसीन पैसेज की, जो इस पेपर के पहले 2 पड़ाव हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। हाँ, इस सेक्शन को हम द रीडिंग चैलेंज कह सकते हैं। ये जानबूझकर छात्रों को एक ऐसी स्थिति में डालता है जिसके लिए वे कोई तैयारी करके नहीं आ सकते। मतलब ये एकदम ऑन द स्पॉट परफॉर्मेंस टेस्ट है ना? एकदम सही। ये अनजानेपन से निपटने की क्षमता को परखता है। और अगर इसके डिटेल्स को खंगाला जाए तो क्वेश्चन 1 पूरे 12 मार्क्स का एक बड़ा सवाल है। ये एक यूएनसीन पैसेज है जो डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव या लिटरेरी हो सकता है। जी, और इसमें फोकस सिर्फ पढ़ने पर नहीं है। हाँ, दस्तावेज में स्पष्ट रूप से लिखा है कि फोकस एरिया में शामिल है कंटेंट अंडरस्टैंडिंग, टोन, ऑथर्स ओपिनियन, पर्पस, एटीट्यूड और एक सही टाइटल की पहचान। और इसी चुनौती को थोड़ा और आधुनिक बनाते हुए क्वेश्चन 2 डिजाइन किया गया है। ये 10 मार्क्स का है। ये भी अनसीन पैसेज है, लेकिन ये केस बेस्ड है। अच्छा, केस बेस्ड। हाँ, इसमें भी फोकस कंटेंट अंडरस्टैंडिंग पर है, लेकिन इसमें एक नई परत जुड़ जाती है। मतलब डायग्राम, चार्ट, इमेज से कंटेंट को बेहतर समझना। अब यहाँ पर मेरे मन में एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है। 12 मार्क्स पहले पैसेज के लिए और 10 मार्क्स दूसरे पैसेज के लिए, कुल 22 मार्क्स। जी, क्या 22 मार्क्स सिर्फ एक अनजान पैसेज को पढ़ने के लिए देना बहुत ज्यादा नहीं है? मतलब क्या ये सिर्फ एक तेज रीडिंग स्पीड का टेस्ट बनकर नहीं रह गया है? सतह से देखने पर यह सवाल बहुत लाजमी लगता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझें तो ये सिर्फ पढ़ने की गति का परीक्षण बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये क्या है? जब हम दस्तावेज में दिए गए मूल्यांकन के मापदंडों पर ध्यान देते हैं, जैसे टोन, ऑथर्स ओपिनियन, तो समझ आता है कि ये सूचनाओं के इस दौर में डेटा को डिकोड करने की असली दुनिया की स्किल है। ये एक दिलचस्प नजरिया है। यानी ये सिर्फ छपे शब्दों की बात नहीं है। एकदम सही। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर दिन ढेरों आर्टिकल्स और ओपिनियन पीसेस का सामना करना पड़ता है। क्या ये समझा जा पा रहा है कि लेखक व्यंग कर रहा है या वो सहानुभूति जता रहा है? यही उसकी टोन है। हाँ, अगर कोई न्यूज़ आर्टिकल की छिपी हुई मंशा को डिकोड नहीं कर सकता तो वो किसी भी गलत नैरेटिव का शिकार हो सकता है। बिल्कुल, और शायद इसीलिए क्वेश्चन 2 में चार्ट्स और ग्राफ्स को एनालाइज करने की बात की गई है। हाँ, क्योंकि आज की कॉर्पोरेट मीटिंग्स और रिपोर्ट्स में विजुअल डेटा ही तो होता है। सही कहा। ये 22 मार्क्स दरअसल ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि भविष्य की वर्कफोर्स डेटा को सिर्फ पढ़ नहीं रही है, बल्कि उसे क्रिटिकली एनालाइज कर रही है। तो अनजान जानकारी को डिकोड करने के बाद
अगला कदम है अपने विचारों को एक सही ढांचे में ढालना। और यहीं से पेपर का अगला हिस्सा शुरू होता है, द आर्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड एक्सप्रेशन, यानी राइटिंग स्किल्स। बहुत ही लॉजिकल ट्रांजिशन है। जानकारी को समझना एक बात है, लेकिन उसे दुनिया के सामने एक तय ढांचे में पेश करना बहुत अनुशासन मांगता है। तो चलिए इस राइटिंग सेक्शन के डिटेल्स देखते हैं। क्वेश्चन 3 है नोटिस राइटिंग, जो 4 मार्क्स का है, और क्वेश्चन 4 है इन्विटेशन एंड रिप्लाई, ये भी 4 मार्क्स का है। जी, और इन दोनों में फोकस है फॉर्मेट, कंटेंट, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज और रेलेवेंस टू द टॉपिक पर। बिल्कुल। और इसके बाद क्वेश्चन 5 है लेटर टू एडिटर या जॉब एप्लीकेशन, जो 5 मार्क्स का है, और क्वेश्चन 6 है आर्टिकल रिपोर्ट राइटिंग, ये भी 5 मार्क्स का है। और मजे की बात यह है कि इन बड़े सवालों में भी मूल्यांकन के वही 4 पिलर्स हैं। Here's where it gets really interesting. अगर इन 4 पिलर्स को एक घर बनाने की प्रक्रिया से जोड़ा जाए तो ये पूरा सेक्शन बहुत आसानी से डिकोड हो जाता है। घर बनाने की प्रक्रिया। अच्छा, इस एनालॉजी को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। देखिए, किसी भी कम्युनिकेशन में जो फॉर्मेट है वो आपके घर का फाउंडेशन या नींव है। अगर नींव ही टेढ़ी है तो घर तो गिरेगा ही। बिल्कुल सही। फिर आता है कंटेंट, जो उस घर की ईंटें और दीवारें हैं, और एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज उस घर की सजावट है, इंटीरियर डिजाइनिंग, आपने किस तरह की वोकैबुलरी इस्तेमाल की है। ये एक बहुत ही शानदार मानसिक चित्र है, लेकिन इसमें जो चौथा पिलर है रेलेवेंस टू द टॉपिक, उसकी अहमियत सबसे ज्यादा हो जाती है। इस आर्किटेक्चरल एनालॉजी में रेलेवेंस टू द टॉपिक कहाँ फिट बैठता है? रेलेवेंस टू द टॉपिक का मतलब है कि वो घर सही प्लॉट पर बनाया गया है या नहीं। अरे वाह! हाँ, मतलब अक्सर ऐसा होता है कि किसी के पास शानदार वोकैबुलरी होती है, वो एक बहुत ही खूबसूरत नींव रखता है, शानदार ईंटें लगाता है और उसे बेहतरीन तरीके से सजाता है। लेकिन अगर बात क्लाइमेट चेंज की हो रही थी और पूरी शानदार राइटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन पर कर दी गई, तो इसका मतलब है कि एक बहुत खूबसूरत घर किसी और के प्लॉट पर बना दिया गया है। बिल्कुल। ये तो असल जिंदगी में भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। आप चाहे जितने भारी शब्दों का इस्तेमाल करें, अगर आप विषय से भटक गए तो पूरी नींव हिल जाएगी। और शायद यही कारण है कि अच्छे शब्द ज्ञान के बावजूद कई बार राइटिंग में नंबर कट जाते हैं। एकदम सही। ये सेक्शन अनुशासन सिखाता है। आर्टिकल राइटिंग में विचारों को फैलाने की आज़ादी होती है, लेकिन अपने मुख्य विषय से चिपके रहना एक मेंटल डिसिप्लिन है। ये बहुत ही गहरी बात है। अब खुद को व्यक्त करने की कला सीखने के बाद अब हम साहित्य की गहराई में उतरेंगे, जहां मिनट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट यानी सूक्ष्म समझ की आवश्यकता होती है। साहित्य का हिस्सा किसी भी भाषा के पेपर की आत्मा होता है। यहाँ सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होता। तो चलिए इस माइक्रोस्कोपिक व्यू को समझते हैं। क्वेश्चन 7 है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री, जो फ्लेमिंगो से है और 6 मार्क्स का है। इसमें पोएटिक डिवाइसेस, राइमिंग स्कीम, टोन और फ्रेजेस वर्ड्स पर फोकस किया जाता है। यहाँ पोएटिक डिवाइसेस का जिक्र होना ये बताता है कि कविता को उसके शिल्प और शब्दों की लय के साथ समझना जरूरी है। बिल्कुल। फिर आता है क्वेश्चन 8, जो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज है, विस्टाज से 4 मार्क्स के लिए, और क्वेश्चन 9 भी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज है, फ्लेमिंगो से, 6 मार्क्स के लिए। जी, और यहाँ राइटिंग स्टाइल और शब्दों के गहरे अर्थ पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी चुनौती देना चाहूंगी। ये सब एक्सट्रैक्ट्स हैं, मतलब सिर्फ चंद लाइनों को पढ़कर किसी छात्र की पूरे चैप्टर की समझ को कैसे तौला जा सकता है? यही तो असली परीक्षा है। मतलब ये रट्टा मारने का नहीं, बल्कि राइटिंग स्टाइल को पहचानने का तरीका है। अगर आप पूरी कहानी याद करके आ गए हैं तो वो यहाँ काम नहीं आएगा। क्या इसे किसी उदाहरण से समझाया जा सकता है? बिल्कुल। ये किसी फिल्म के एक छोटे से सीन को देखकर पूरे डायरेक्टर के विजन को समझने जैसा है। अच्छा। हाँ, अगर सिनेमा की गहरी समझ है तो सिर्फ 30 सेकंड का एक सीन देखकर यह बताया जा सकता है कि लाइटिंग डार्क क्यों है या कैमरा एंगल ऐसा क्यों है। हाँ, समझ गई। ठीक उसी तरह एक छात्र जिसने साहित्य को गहराई से पढ़ा है, वो चंद शब्दों को देखकर बता देगा कि लेखक का नजरिया क्या है। ये उस पूरे चैप्टर का डीएनए का टेस्ट है। ये कमाल का नजरिया है, यानी ये एक माइक्रोस्कोप है। अब टेक्स्ट की बारीकियों को समझने के बाद अब वक्त है उस समझ को विस्तार से अपने शब्दों में पिरोने का। जी बिल्कुल। इसलिए ब्लूप्रिंट हमें अपने ग्रैंड फिनाले की ओर ले जाता है, सब्जेक्टिव आंसर, जहां शॉर्ट और लॉन्ग आंसर आते हैं। यह वो जगह है जहां रीडिंग स्किल की समझ, राइटिंग का ढांचा
और साहित्य की गहराई, तीनों का एक साथ परीक्षण होता है। तो आइए इसके डिटेल्स देखते हैं। क्वेश्चन 10 और 11 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। फ्लेमिंगो के लिए 10 मार्क्स और विस्टास के लिए 4 मार्क्स। और इनमें फोकस मुख्य रूप से कंटेंट एक्सप्रेशन पर है। फिर आते हैं क्वेश्चन 12 और 13 जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। दोनों किताबों से 5-5 मार्क्स के सवाल। और यहाँ फोकस है कंटेंट, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज और रेलेवेंस टू द टॉपिक पर। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर मार्क्स को देखा जाए तो फ्लेमिंगो पर ज्यादा वेटेज दिया गया है, खासकर शॉर्ट आंसर्स में पूरे 10 मार्क्स। जी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि छोटे और बड़े उत्तरों का ये मिश्रण असल में क्या जांच रहा है? यहाँ जो सबसे अहम चीज टेस्ट हो रही है वो है विचारों की स्पष्टता। जब छोटे उत्तरों की बात आती है तो क्या छात्र कंटेंट को संक्षेप में टू द पॉइंट एक्सप्रेस कर सकता है? और लॉन्ग आंसर में? लॉन्ग आंसर ये जांचता है कि क्या उसी विचार को विस्तार में एक्सप्रेस किया जा सकता है, वो भी बिना विषय से भटके। ये विचारों की स्पष्टता का अल्टीमेट टेस्ट है। यानी जो राइटिंग स्किल्स वाले सेक्शन में सीखा गया था, सही प्लॉट पर घर बनाना, वो अनुशासन यहाँ पूरी तरह लागू होता है। एकदम सही। तो इस चर्चा को समेटते हुए यह स्पष्ट है कि यह सिर्फ इंग्लिश कोर का एक ब्लूप्रिंट नहीं है। यह जानकारी को प्रोसेस करने, उसे स्ट्रक्चर करने और उसका क्रिटिकल विश्लेषण करने की एक पूरी टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। बिल्कुल, क्योंकि ये सब कुछ एक तय समय सीमा के भीतर करना होता है। और ये ब्लूप्रिंट सिर्फ बोर्ड एग्जाम तक सीमित नहीं है। रियल लाइफ में भी हर दिन हम नई सिचुएशंस का सामना करते हैं। वो असल में हमारी जिंदगी के अनसीन पैसेजेस ही तो हैं। सही कहा। जब ऑफिस में किसी ईमेल का जवाब देना होता है तो सामने वाले की असली टोन और एटीट्यूड को डिकोड करना पड़ता है। बिल्कुल। तो एपिसोड, मेरा मतलब है इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि अगर ये ब्लूप्रिंट हमारे रोजमर्रा के कम्युनिकेशंस का टेस्ट होता तो हम में से कितने लोग दूसरों की बातों का असली टोन और ऑथर्स एटीट्यूड सही से समझ पाते? ये बहुत ही गहरा सवाल है। शायद अगली बार जब आप कोई न्यूज़ आर्टिकल पढ़ें या कोई ईमेल देखें तो खुद से पूछें कि इसका असली टाइटल क्या होना चाहिए और इसमें क्या मिनट डिटेल्स छिपी हैं। इस चर्चा से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ।